कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, फिर भी कोई आकर वो भी छीन लेता है। आपने कभी सोचा है कि एक इंसान कितना सहता है, बार बार टूट के उठता है, बार बार खुद को संभालता है, और फिर भी दुनिया कहती है और सहो। कुछ लोग होते हैं जो बहुत थोड़ा मांगते हैं जिंदगी से, बस एक छोटी सी जगह, दो वक्त की रोटी और थोड़ी सी इज्जत। मगर यह थोड़ा सा भी उन्हें बार बार छीना जाता है, बार बार उन्हें झुकाया जाता है, बार बार उन्हें एहसास दिलाया जाता है कि वो कुछ नहीं है। और एक दिन वो इंसान टूट जाता है, मगर उस टूटने में एक ऐसी ताकत होती है जो दुनिया को हिला देती है। ऐसी ही एक कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने, जो इस धरती के सबसे बड़े कलमकारों में से एक थे, जिनका कलम हमेशा उनकी आवाज़ बना, जो खुद बोलने के काबिल नहीं थे। और इस कहानी का नाम है विध्वंस। हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन स्प्रिंकलर को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कहानी के केंद्र में है बुनगी, एक बुढ़िया, एक विधवा, एक गोंड जाति की औरत, बनारस जिले के बीरा नाम के एक छोटे से गांव की रहने वाली। बुनगी के पास ना एक दो जमीन थी, ना रहने का कोई पक्का मकान था। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक पहाड़ था, मिट्टी का वो भट्टा जिसमें वो अनाज भूनती थी। गांव के लोग ज्यादातर एक वक्त चबैना या सत्तू पर गुजारा करते थे, इसलिए भुनगी के भाड़ पर रोज खूब भीड़ लगी रहती थी। वो जो थोड़ी सी बुनाई मिलती, उसी में से कुछ खा लेती और उसी भाड़ की झोपड़ी के एक कोने में सो जाती। सोचिए जरा, एक अकेली बुढ़िया, बेवा, बेजुबान, ना कोई बच्चा, ना कोई अपना, एक मिट्टी का भट्टा और एक छोटी सी झोपड़ी, यही उसकी सारी दुनिया थी। और इस पूरी दुनिया की मालिक वो खुद नहीं थी, गांव के जमींदार थे, पंडित उदयवान पांडे। भुनगी उनके गांव में रहती थी, तो इसका मतलब था कि वो जब चाहे बेगार में काम करा सकते थे। कभी अनाज बोनो, कभी पानी भरो, और इसके बदले में उन्हें कुछ नहीं देना होता है। पंडित जी की सोच सीधी थी, हमने जगह दी है रहने की, बेगार तो बनती है। बुनगी क्या बोलती, वो थी ही कौन। फिर आया चैत का महीना, संक्रांति का त्योहार। आज के दिन नए अनाज का सत्तू खाया और दिया जाता है। घरों में खुद आग नहीं जलती, तो बुनगी के भाड़ पर आज जैसे एक मेला लगा हुआ था। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, एक हाथ से भाड़ झोंक रही थी, दूसरे हाथ से अनाज संभाल रही। ग्राहक है कि शोर मचा रहे हैं। बुनगी थोड़ी खींची, थोड़ी थकी, मगर खुश भी थी, क्योंकि आज दिन अच्छा था, आज कुछ कमाई होगी। और तभी उसके खुशी के पल में पंडित जी के यहाँ से दो बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ पहुंचे, और हुक्म हुआ, अभी बूंद दे। बुनगी इन टोकरों को देख के अंदर से सहम उठी। अभी दोपहर थी, इतना अनाज शाम तक भूनना मुमकिन नहीं था। वो सोच रही थी कि एक दो घड़ी और मिल जाए तो हफ्ते भर का कुछ हाथ आता, मगर वो भी नसीब नहीं हुआ। एक गहरी उदासी के साथ बुनगी ने दोनों टोकरे उठा लिए। चपरासी ने डांट के कहा, देर ना लगे, नहीं तो तुम जानोगी। बुनगी ने निडर होके कहा, यहीं बैठे रहो, जब बुन जाए तो ले जाना, किसी और के दाने छूऊं तो हाथ काट देना। चपरासी ने एक बार और ताकीद की और चले गए, और बुनगी लग गई काम में। मगर मन भर अनाज भूनना कोई हंसी खेल नहीं था। बीच बीच में बुनाई बंद करके भाड़ में भी झोंकना पड़ता था। तीसरा
पहर हो गया और आधा काम भी पूरा नहीं हुआ। भुनगी के मन में डर बैठ गया। सोचने लगी, जमींदार के आदमी आते होंगे, आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने और तेजी से हाथ चलाने शुरू किए। रास्ते की तरफ आंखें लगाए भी करती रही, मगर उसकी यह जल्दी उल्टी पड़ने लगी। बालू ठंडी हो गई, दाने सेवड़े निकलने लगे, मतलब सही से नहीं बुने। अब भुनगी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ना भूनते बनता था, ना छोड़ते बनता था। और उस थके हुए दिल में जहाँ भड़कने लगे, वो सोचने लगी, पंडित जी कब मेरी रोटियां चला देते हैं, कब मेरे आंसू पूंछ देते हैं। अपना खून जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, और जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी 4 अंगुल धरती पर रह रही हूँ। अब आप ही बताइए, अगर आप भुनगी की जगह होते, अकेले, थके हुए, पूरी उम्र मेहनत करके भी एक वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं, और फिर भी हर तरफ से धमकियां, तो आप क्या सोचते उस वक्त? भुनगी सोचती रही। कोई बात हुई, और यह धमकी मिलती है कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा। मेरे सिर पर कोई होता तो क्या यह सब सहना पड़ता? यह कोई गुस्से की बात नहीं थी। यह एक ठोसी दबाई हुई औरत के अंदर की चीख थी। तभी दोनों चपरासी फिर आदम के कर्कश आवाज में बोले, क्यों री, दाने भुन गए? भुनगी ने निडर होके कहा, भून तो रही हूं, देखते नहीं हो? चपरासियों ने देखा तो आग निकल आई उन्हें। बोले, सारा दिन बीत गया और इतना अनाज नहीं भूना तुझसे। ये तो बिल्कुल सेवड़े हैं, इनका सत्तू कैसे बनेगा? हमारा सत्यानाश कर दिया। देखा तेरी क्या गति होती है। और उस रात भुनगी का भाड़ खोद डाला गया। वो अभागिन विधवा निलंब हो गई। उसका एकमात्र सहारा छीन लिया गया। एक पूरा महीना गुजरा। गांव वालों को भी तकलीफ होने लगी। कई घरों में दोपहर को दाना नहीं मिलता था। लोगों ने पंडित जी के पास जाकर कहा, बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दो। मगर पंडित जी ने ध्यान नहीं दिया। उनका रौब था, उनका नाम था, वो कैसे झुकते? कुछ लोगों ने भुनगी से कहा, किसी और गांव में चली जा, यहाँ क्या रखा है? मगर भुनगी का दिल यह मानता ही नहीं था। इसी गांव में उसने अपनी पूरी जिंदगी के 50 साल काटे थे। यहाँ एक एक पेड़ पत्ते से मोहब्बत हो गई थी उसे। यहाँ के सुख दुख उसे याद थे। यहाँ की मिट्टी से उसकी रूह जुड़ी थी। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था। फिर एक सुबह आई। पंडित उदयवान अपने चपरासियों के साथ लगान वसूल करने जा रहे थे। रास्ते में भुनगी के पहाड़ की तरफ नजर पड़ी और बदन में आग सी लग गई। भुनगी उस पहाड़ को फिर से बना रही थी। रात में ही बैठकर काम शुरू किया था उसने। सूरज निकलने से पहले खत्म कर देना चाहती थी। उसे जरा भी शक नहीं था कि वो कोई गलत काम कर रही है। एक बेवा बुढ़िया अपने पेट का सहारा बना रही थी, बस इतना ही था। उदयवान ने गरज के कहा, किसके हुक्म से? भुनगी हक्का बक्का होकर देख रही। सामने जमींदार खड़े हैं। किसके हुक्म से बना रही है? भुनगी डरते हुए बोली, सब लोग कह रहे थे बना लो, तो बना रही हूं। मैं अभी इसे फिर से खुदवा डालूंगा। और उन्होंने भाड़ में ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिए ढह गई। दूसरी ठोकर नान पर चलाई, लेकिन इस बार भुनगी सामने आ गई। ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब एक ऐसी औरत जो पूरी जिंदगी अंदर ही अंदर दबी रही हो, पहली बार बोली, कमर सहलाते हुए, आंखों में आंसू लिए, महाराज, तुम्हें इंसान का डर नहीं तो भगवान का डर तो होना चाहिए। मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या इस 4 अंगुल धरती से सोना निकल आएगा? दीन की हाय मत लो।
मेरा एक एक रुआं दुखी मत करो। मगर उदयभान नहीं पिघले। उन्होंने चपरासियों को हुक्म दिया, जाओ इसके पत्तियों की ढेर में आग लगा दो। एक पल में हाहाकार मच गया। आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। वो इधर उधर दौड़ने लगी जैसे कोई बावला दौड़ रहा हो। सारा गांव उस अग्नि के इर्द गिर्द जमा हो गया और भुनगी अपने भाड़ के पास एक उदास थमी हुई नजर से यह सब देखती रही। अचानक वो तेजी से आई और उसी अग्निकुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आग के मुंह में जाए। एक पल में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। वो चली गई। उसी वक्त तेज हवा चलने लगी। लपटें पूरब की तरफ दौड़ने लगी। पहाड़ के पास ही किसानों की कई झोपड़ियां थी। वो सब उन ज्वालाओं से की भेंट चढ़ गईं और फिर लपटें और आगे बढ़ी। सामने थी पंडित उदयभान की बखार। वो भी उसकी जद में आ गई। अब गांव में हल्ला बोल मच गया। आग बुझाने की कोशिशें होने लगीं मगर पानी ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़कीं और पंडित जी का जो विशाल भवन जिस पर उन्हें इतना गुरूर था, एक डूबती हुई नौका की तरह अग्नि के सागर में डूब गया। वो क्रंदन जो उस राख से उठ रही थी, वो भुनगी के आंसुओं से भी कहीं ज्यादा दर्द भरी थी। भुनगी चली गई मगर अपने जाते जाते वो सब ले गई जो पंडित जी का था। कुछ चीजें होती हैं जो कह जाती हैं बिना कुछ कहे। मुंशी प्रेमचंद ने यह कहानी तब लिखी थी जब देश में ऐसी ही हजार भुनगियां थी। मगर क्या आज नहीं है? यह सवाल हम सबके लिए है। जब कोई बेबस होता है तो हम क्या करते हैं? खड़े देखते हैं या उसकी आवाज बनते हैं? और आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां सब कुछ सहकर भी कुछ ना कर सके हो? कभी आपने किसी भुनगी को अकेले टूटते देखा हो? प्रेमचंद की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक आईना है जो हमें दिखाता है कि जब तीन की आवाज नहीं सुनी जाती तो आवाज एक दिन अग्नि बन जाती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन स्प्रिंकलर को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही गहरी कहानियाँ आप तक हम पहुँचाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।